नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। आज हम लोग एमएड फर्स्ट ईयर के एजुकेशनल स्टडीज़ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा कैसी है। इसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो सामान्यतः संपूर्ण विश्व में शिक्षा की 4 अवस्थाओं के बारे में बातचीत की गई है, जिसमें हम जानते हैं कि पहला प्री प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा सेकेंडरी एजुकेशन और चौथा और आखिरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जिसमें भी प्राइमरी एजुकेशन से पहले जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो अब वर्तमान समय में प्री प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा औपचारिक रूप से दी जाने लगी है, पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी समाज और सामाजिक संगठन पर है, जिसमें नर्सरी और केजी 4 कक्षाएं चलाई जाती है। नर्सरी के अंतर्गत प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी के अंतर्गत केजी 1, केजी 2। तो अब हम बात करते हैं ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। जब भी हम ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्रिटेन के अंतर्गत ब्रिटेन शिक्षा एक्ट 1944 ब्रिटेन के संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा पर अपना एक महत्वपूर्ण असर छोड़ता है, जिसके सदस्य हार्डोवे समिति, जिसको हार्डोवे समिति के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटेन की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन ना कह के उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें हार्डोवे समिति ने एलिमेंट्री एजुकेशन को भारत के प्राथमिक शिक्षा के समतुल्य बताया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ब्रिटेन की प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं या किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। जिसमें हम पहला देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास। सामान्यतः हम जानते हैं कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य आधार है, जिसकी शुरुआत है, हम विद्यार्थियों में एक उच्च चरित्र को विकसित करने की बात करते हैं। ये उच्च चरित्र अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से भी हो सकता है, संपूर्ण विश्व की परिस्थितियों के हिसाब से भी होता है, पर कहीं न कहीं संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार हम चरित्र को मानते ही मानते हैं। तो हम कहीं न कहीं किसी भी तरह की शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, उसमें चारित्रिक विकास की बात करते ही करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, शारीरिक विकास। जाहिर सी बात है, छोटी कक्षाओं में शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों का शारीरिक विकास किया जाए। तीसरा हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, यानी विद्यार्थियों में कहीं न कहीं हम मानसिक शक्तियों का विकास करें, मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करें, अर्थात विद्यार्थियों के बाल मन को समझते हुए उनके मनोविज्ञान को संपूर्ण रूप से विकसित किया जाए, उनके अंतर्गत जो भी मानसिक शक्तियाँ विकसित हो रही हैं उनमें सहायता प्रदान किया जाए। ये प्राथमिक शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक है। उसके बाद हम बात करते हैं भावी शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा तत्परता का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड रेडीनेस टुवर्ड फर्दर एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे कि जब कोई विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो कहीं न कहीं हमें उसको भावी शिक्षा यानी सेकेंडरी, हायर एजुकेशन में कहीं न कहीं हायर एजुकेशन, इन सभी स्टेजेस के बारे में अवेयरनेस डेवलप करने की बात की जा रही है और कहीं न कहीं रेडीनेस, तत्परता विकसित करने की बात की जा रही है। अर्थात विद्यार्थियों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते करते उनमें आगे की कक्षाओं में जाने के प्रति जागरूकता विकसित हो पाए, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो सके। ये भी ब्रिटेन के प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल्स रिलेटेड टू मदर टंग, यानी कि मातृभाषा में लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने के कौशल को विकसित करना। हम सभी जानते हैं, जब भी हम मातृभाषा की बात करते हैं तो अधिकांश देशों में
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की जाती है। ब्रिटेन में भी कहीं न कहीं मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का आधार माना गया है और मातृभाषा के जो प्रमुख 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उन 4 कौशलों को विकसित करने की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। यहाँ ब्रिटेन के प्राइमरी एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हम निम्न कक्षाओं से लेके उच्च कक्षाओं में इस गुण को विकसित करने की बात करते हैं। यानी कहीं न कहीं विद्यार्थी अगर स्व अनुशासित हो जाता है तो शिक्षा से संबंधित या व्यक्तिगत समस्या या सामाजिक समस्या, अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट अबाउट रिलेशनशिप, संबंधों को समझना। प्राथमिक स्तर पे हम देखते भी हैं केजी कक्षाओं में कुछ कह सकते हैं पपेट के थ्रू विद्यार्थियों को रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, परिवार में कितने सदस्य हैं उसके बारे में बताया जाता है। यानी कि विद्यार्थी अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने आसपास की दुनिया में संबंधों से परिचित हो सके, संबंधों की उसको समझ विकसित हो सके। कहीं न कहीं ये भी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला नर्सरी विद्यालय, जो 2 से 5 साल तक के बालकों के लिए है। दूसरा शिशु विद्यालय, पहला है 2 से 4 साल के बालकों के लिए और दूसरा शिशु विद्यालय वो 5 से 7 साल के बालकों के लिए है। और तीसरा निम्नतर विद्यालय जो 7 से 11 साल के बालकों के लिए है। यानी यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब भी हम ब्रिटेन में प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो 2 से, अगर हम पूर्व प्राथमिक को छोड़ दें तो 4 से 11 साल की बात की जा रही है या 5 से 11 साल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ये नर्सरी विद्यालय की बात करते हैं जो कि 2 से 4 साल के बालकों के लिए है। यहाँ पर इसमें उपस्थिति स्वैच्छिक है, जबकि शिशु विद्यालय और निम्नतर विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब हम शिशु विद्यालय में बात करते हैं। तो शिशु विद्यालय में जो समय तालिका है वो बहुत ही लचीलापन लिए हुए है। उसका समय सुबह 9 से 4 बजे तक है और ये विद्यालय अधिकांशतः उन पेरेंट्स के लिए लाभकारी जो बाहर काम करने जाते हैं। तो ऐसे विद्यालय की स्थापना कारखानों के ऑफिस और कारखानों के आसपास की जाती है, ताकि जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को आसानी से विद्यालय में पहुंचा सकें और कहीं न कहीं वो अपने काम पर जा सकें। तो कहीं इसीलिए हम देख सकते हैं कि इन विद्यालयों की उपस्थिति स्वैच्छिक होना स्वाभाविक है। माता पिता अपने समय के हिसाब से बच्चों को विद्यालय से ला सकते हैं, उनको विद्यालय में पहुंचा सकते हैं और कहीं न कहीं इन विद्यालयों में जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बालकों को खेलना, भोजन कराना, वस्तुओं को पहचानना, अच्छी आदतों को विकसित करना और कहीं न कहीं बात करें तो अपने बारे में बोध को विकसित करना, अपने आसपास के होने वाली घटनाओं के बारे में बोध को विकसित करना, यानी स्वच्छ आदतों को विकसित करना। तो कहीं न कहीं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उनको उस उम्र में ज़रूरी है, उन्हीं सब चीज़ों का ज्ञान देना ये नर्सरी विद्यालय का उद्देश्य है। इसीलिए और इसमें मुख्य है कि स्वैच्छिक उपस्थिति है, यानी माता पिता चाहें तो अपने बालक को नर्सरी विद्यालय में दाखिला करा सकते हैं और जब भी चाहे वो उनको अपने हिसाब से अपने साथ रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं शिशु विद्यालय। शिशु विद्यालय में जाने वाले बालकों की उम्र 5 से 7 वर्ष है। इसके अंतर्गत बालक को
लिखना, पढ़ना और गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ म्यूज़िक, डांस, मिट्टी के कार्य, खेलना आदि प्रमुख कार्यों में से एक माना जाता है। और शिशु विद्यालय में किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी पद्धति को लागू किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर ध्यान देते हुए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था होती है और एक कक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थी या अधिकतम 20 विद्यार्थी ही होते हैं, और जिसमें 3R पर बल दे दिया जाता है: रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स। इसके साथ साथ इन कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में होती है। शिक्षक उनके हिसाब से बैठना, उनके हिसाब से बोलने में सहयोग करते हैं, और ये विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन होते हुए भी इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम अपने अनुसार निर्धारित करने की छूट होती है, और पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा मंत्रालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा या निम्नतर विद्यालय। निम्नतर विद्यालय के अंतर्गत 7 वर्ष से 11 वर्ष के विद्यार्थी आते हैं, जिसमें एक कक्षा में सामान्यतः 40 विद्यार्थी होते हैं, और ये विद्यालय भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, पर इसमें भी शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय विद्यालय हेतु जो भी आवश्यक सामग्री है वो प्रदान करता है। और कहीं न कहीं ब्रिटेन की शिक्षा प्रणाली की एक मुख्य विशेषता ये है कि ऐसे विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही कार्यरत होते हैं। फिर कहीं न कहीं बात करते हैं कि सम्मुखतः देखा जाए तो संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत नर्सरी विद्यालय को छोड़कर शिशु विद्यालय और निम्नतर विद्यालय, जिसको प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं, उन दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही साथ कहीं न कहीं उनको खेल कूद के साथ शिक्षा देने की बात की जा रही है, उनको अधिक से अधिक प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत शिक्षित करने की बात की गई है। लेकिन अगर हम वही नर्सरी विद्यालय की बात करें तो वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं कहा जा सकता। वो विद्यालय कहीं न कहीं हमेशा ऑफिस और कार्यालयों, कारखानों के पास स्थापित होते हैं, ताकि माता पिता के लिए काम पर जाना आसान हो सकता है। तो यहाँ हम आज ब्रिटेन की प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात किए हैं। नमस्कार।